नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की। विपक्ष यहां पर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करारा पलटवार किया है। इसके बाद बात होगी संभल में बिजली चोरी पर एक्शन के बाद अब पूर्वांचल यूपी के जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। साथ ही आपको बताएंगे संभल में खुदाई जारी है, सनातन के सबूत लगातार मिल रहे हैं। संभल हिंसा को 1 महीना पूरा हो गया, वहीं पुलिस दंगाइयों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। फिर बात होगी मोहन भागवत के बयान पर सियासत की। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने साफ कह दिया है कि वो संघ प्रमुख हैं, हिंदुओं के प्रमुख नहीं। अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। अंबेडकर को लेकर दिए राज्यसभा में बयान। अमित शाह के बयान के बाद में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के बाद में सपा और बसपा भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। अंबेडकर के अपमान को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के हर जिले में आज बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी पर विपक्ष ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जारी है। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को जवाब दे रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस का अंबेडकर के अपमान का इतिहास रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से सियासत जारी है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से माफी की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने अपने पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष के प्रदर्शन और विपक्ष के बयानों के बीच सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन आज वही कांग्रेस लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मंशा को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। तथ्यों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष के झूठ को बेनकाब करेगी। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला हम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एसपी हताशा और निराशा की गर्त में डूबी हुई है और दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है और समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है
कि अगर इनकी 400 पार सीट आती है तो ये संविधान बदल देते। गृह मंत्री या तो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। तो उनके अंदर उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें क्यों आती तो ये संविधान जरूर बदलते। तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये एक टीस है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। उसी को लेके हम लोग पूरी कांग्रेस आम जन के बीच जा रही है कि अगर इनकी मंशा उस दिन सामने आ गई तो हमारा ये है कि वो माफी मांगे या अपने पद से उनका रिजाइन पीएम लें। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बीएसपी के प्रदर्शन पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि बीएसपी डूबता हुआ जहाज है। अब अम्बेडकर के नाम पर फिर से जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझदार है। ये अम्बेडकर को तो इन लोगों ने अपमानित किया है, इनको तो नाम ही लेने का हक नहीं है। जब ये सत्ता में थे तो अम्बेडकर नहीं याद आते हैं, सत्ता से बाहर हो गए तो अम्बेडकर याद आते हैं। भाई दलित तो पहले कांग्रेस का वोटर था, निषाद उनका वोटर था, सब वोटर तो कांग्रेस के थे, बसपा के क्यों टूट गए? इसीलिए टूट गए कि इन लोगों ने अम्बेडकर को का नाम तो लिया लेकिन काम नहीं किया। वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की पोल खुल चुकी है, बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान पर जनता को जवाब देना होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, देश हो, सारे के सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और ये लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोटों की फसल को लहलाना चाहती है। शोषित वंचित वर्ग जो है ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करना और बाबा साहब को अपमानित करना। आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घूम घूम करके सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन पीडीए के लोग, दलित शोषित वंचित लोग, बाबा साहब को चाहने वाले लोग ये चीज जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जो है बाबा साहब को अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया है। देखिए अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष मुखर है। कांग्रेस ने 12 सेकंड की एक क्लिप दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन खुद अमित शाह ने इस पर करारा जवाब दिया था। लेकिन अब दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस, एसपी और बीएसपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का भी पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल में बिजली चोरी के बड़े खुलासे के बाद पश्चिमी यूपी में बिजली चोरी को सीएम योगी के आदेश के बाद बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और बिजली विभाग के मुताबिक करोड़ों रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली विभाग का दावा है कि अभी तक 34,275 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और वहीं सरकार के जरिए करीब 8.32 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में बिजली चोरी का मुद्दा उठाया था। वहीं विपक्ष बिजली विभाग के एक्शन को भी सियासत बता रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में बिजली चोरी मामले के बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन में है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कमर कसी हुई है। निगम की ओर से बिजली चोरी को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में बिजली चोरी को लेकर अभियान है। मेरठ नगर में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान, लिसाड़ी गेट, तारापुरी, इस्लामाबाद, अहमदनगर और श्याम नगर में चल रहा है अभियान। बिजली विभाग का सुबह 4 बजे से ही अभियान शुरू हो गया। मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद की टीमें इस अभियान में शामिल रहीं। पीएसी की 9 टीमें भी बिजली विभाग के अभियान में शामिल रहीं। सभी मोहल्लों के 244 कनेक्शन चेक किए गए। चेकिंग के दौरान 19 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। संभल के बाद से बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम का एक्शन जारी है। संभल से एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी को लेकर नोटिस जारी हुआ है। 15 दिन के अंदर सांसद को जवाब देना है। एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी को लेकर 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है। कि यदि कोई समस्या आती है तो उसको भी हम जो है त्वरित तौर पे उस पे जो है क्वालिटी कार्रवाई करते हुए उनका समाधान करा पाए। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और उसके लिए जो है हम रेड्स की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थेफ्ट मिल रही है वहाँ हमारी जो है निरंतर कार्रवाई चल रही है और जो है आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
एक तरफ संभल में पुराने मंदिरों और धरोहरों के जीर्णोद्धार का काम जारी है, वहीं बिजली चोरी पर भी चौतरफा लगाम कसी जा रही है। अभी तक बिजली चोरी के मामलों में करीब 1300 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। करीब 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कई मस्जिदों और मदरसों में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। खुद सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि मस्जिदों की छतों पर अवैध बिजली घर बनाए गए थे, जिसके जरिए घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि 100 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बिजली बिलों के एक्शन को लेकर सरकार सिर्फ माहौल बना रही है, क्योंकि बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में देने की तैयारी कर ली गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो लोग बिजली चोरी करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीबों, मजलूमों, किसानों के साथ जो ज्यादती करने की शुरुआत की है, उसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकारी महकमों के ऊपर भारी बकाया बिजली विभाग का है, वह देनदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार तो पूरी नहीं कर पा रही है। विद्युत निगमों को निजी हाथों में सौंपने की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन पहुंचाए हैं, सब सुविधाएं पहुंचाई है, तो ये आवश्यक है कि अब बिजली की कटौती पर भी हर प्रकार की रोक लग सके। जो बिजली की चोरी कर रहे हैं उस पर रोक लग सके। इसलिए कटिया कनेक्शन और बिजली चोरी को लेकर के अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चला रही है। और ये ध्यान में आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर जानबूझ करके डेमोग्राफी चेंज की गई है, वहां बिजली चोरी के सबसे ज्यादा मामले दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वहां लगातार अभियान चला करके बिजली चोरी को कठोरता से रोकने का काम किया जाएगा और जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उन पर कठोरता से कानून का डंडा चलेगा। बिजली चोरी रोको विशेष अभियान में अब तक सरकार ने तेज एक्शन लिया है। अब तक 41,595 बिजली कनेक्शन चेक किए गए, 34,275 बिजली चोरी के केस पकड़े गए, 28,738 बिजली चोरी में FIR दर्ज करवाई गई हैं, 832.14 लाख की राजस्व वसूली की गई है। संभल में एक्शन के बीच यूपी सरकार ने OTS योजना शुरू की है। OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसके तहत बकाया बिजली बिलों को सेटल किया जाएगा। इस स्कीम में जिन यूजर्स का बिल 5,000 से कम है, उन्हें सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। स्कीम का पहला चरण 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगा। OTS का फायदा लेने के लिए यूजर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसी वक्त बकाया बिल का 30% जमा करना होगा। ये स्कीम 30 सितंबर 2024 तक के बकाया बिलों पर लागू होगी। OTS का दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक और तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। यानी अराजकता के खिलाफ एक्शन हो या फिर डिफॉल्टर्स को सही रास्ते पर लाना हो, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में लगातार खुदाई जारी है। आज एक कुआं मिला और उसे भी खोदा जा रहा है। आपको बता दें कि कूड़ा डालकर बंद किया गया था उसे। वहीं संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी जारी रही। संभल हिंसा को आज पूरा 1 महीना हो चुका है। कल संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली कई जगहों का मुआयना किया। वहीं संभल मुद्दे पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची। लाडमसराय इलाके में ये कुआं मिला है। संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चली। बावड़ी से मिट्टी निकाली गई। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां साफ सफाई की जा रही है। संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी का सच जानने के लिए लगातार खुदाई करवा रहा है। स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे इसलिए खुदाई जेसीबी की जगह गैती फावड़े से करवाई जा रही है। कई मजदूरों को बावड़ी में खुदाई के लिए उतारा गया। प्रशासन की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। भैया इतना 10 फुट हो चुकी है। कितने मजदूर लगे? इसमें भैया 60-70 मजदूर हैं।
आज सुबह से कहाँ से खुदाई शुरू की है? ये जीने से करी सर। सभी लोग इसी में अंदर हैं आज? हाँ सर, अंदर है, कुछ ऊपर है। कोई मलबा गिरने का कोई ऐसी आशंका तो नहीं? ऐसी आशंका नहीं है। और ये पुरानी बावली है, बहुत मजबूत है, इससे कोई डर नहीं है। अभी हमने जो लगातार हमारे इस पर खुदाई का काम शुरू हुआ है, इसमें करीब 35 से 40 कर्मचारी हमारे लगातार काम कर रहे हैं। शुरुआत में जेसीबी से हमारा काम हुआ था, सरफेस एरिया मिट्टी हटाई गई। अब मैनुअली, चूंकि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो मैनुअली काम लगातार कराया जा रहा है। संभल में 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया था। अब संभल के मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा शुरू हो गई है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर के आसपास प्रसाद और दुकानें भी लगाई गई। संभल हिंसा को 1 महीने हो चुका है। सोमवार को आगरा से संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली जगहों का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद इलाके में कई लोगों से हिंसा वाले दिन की जानकारी ली। जामा मस्जिद इलाके में जिस जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई, वहां पर अलग अलग टीमों ने मुआयना कर फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड किए। एफएसएल की टीम ने हिंदू खेड़ा इलाके का दौरा किया। हिंदू खेड़ा वो इलाका है जहां के कई वायरल वीडियो में महिलाओं के भी पत्थर फेंकते चेहरे नजर आए हैं। 24 नवंबर को यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद अचानक पथराव शुरू हुआ था और गोली भी चलाई गई थी। संभल हिंसा को आज 1 महीना हो गया है और आज के बाद जो तस्वीर है काफ़ी बदली है। संभल के ये इलाके जहां पर दिन भर बाजार खुलते थे, अब कम बाजार खुलते हैं। अभी भी कई बाजार में दुकानों में ताले लटके पड़े हैं, तो वहीं घरों में ताले लटके पड़े हैं, क्योंकि जो दंगाई जो हिंसा करने वाले लोग थे उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जो है जगह जगह अभी भी दबिश दे रही है। लेकिन पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में देर रात भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और जो गलियां हैं, गलियों में कई घरों में अभी भी ताले लटके पड़े हैं, जिनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन घरों में जो लोग हैं वो अब कम नज़र आते हैं। कई गलियां जो है सुनसान पड़ी इसलिए है क्योंकि अभी भी इन सुनसान गलियों में ये माना जा सकता है कि लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, या तो दहशत से छोड़ चुके हैं या फिर उसकी वजह कोई ना कोई उपद्रवी है जो ताले लगा के जा चुका है। और इसी वजह से इस पूरे रूट पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी उस तरह के हालात नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन की तरफ से वापस संभल जो है पटरी पर लौटा है, लेकिन वो लोग नहीं लौटे जो या तो अपने घरों को छोड़ चुके या फिर ताला लगाकर जा चुके हैं। संभल में फॉरेंसिक टीम ने उन घरों की छत पर पहुंचकर पड़ताल की जहां से पत्थर भी चले और गोली भी चली थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों की तरफ से भी बयानबाजी जारी है। अब स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद को लेकर दिया उनका बयान व्यक्तिगत हो सकता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत को लेकर कहा कि वो संघ प्रमुख हैं, हिंदुओं के प्रमुख नहीं है। वहीं स्वामी रामदेव ने भी कहा है कि जहां विदेशी आक्रांताओं के सबूत मिल रहे हैं उन पर कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए, बाकी देश में भाईचारा भी बना रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने पलटवार किया है। मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ताकि वे खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित कर सके। विशेष रूप से राम मंदिर के संदर्भ में ऐसी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद और धर्म को लेकर उन्होंने जो कहा वो उनके निजी बयान हो सकते हैं। वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे?
जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है. हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं. वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं. संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है. मोहन भागवत ने धर्म को लेकर भी बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि धर्म को लेकर गलतफहमी, अधूरी समझ की वजह दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं. म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे. मनुष्य समजत नाही. मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो. फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो. धर्म हा समजावा लागतो. तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात. नुसते पंथ असून चालत नाही. योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि जहां विदेशी आक्रांताओं के मंदिर ध्वस्त करने के सबूत दिख रहे हैं, वहां पर कानूनी लड़ाई होनी चाहिए. बाकी देश में भाईचारा रखा जाए, ये भी जरूरी है. बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए. बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए. रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इस पर कदम उठा रही है, लेकिन अब और कठोर कदम उठाना चाहिए. साथ ही प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के आयोजन पर उन्होंने खुशी जाहिर की. न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट.